नमस्कार। आज हम वापस इस लेक्चर के अंतर्गत एक नई बात समझने के लिए उपस्थित हैं। ये जो अपना चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर, इसमें अभी तक हमने देखा अंशों का निर्गमन, भट्टे पर, प्रीमियम पर, और आज हम देखने जा रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। ये स्थिति कब निर्मित होगी अंशों के हरण की? जब कार्लसन एरियर के बाद कंपनी को इस स्टेप को लेना पड़ेगा, है ना। आप सब लोग जो अभी तक मेरे व्याख्यान में आते रहे हैं मेरे नाम से परिचित होंगे। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भारल और कालिदास कन्या महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। जो लोग आ गए हैं वो अपनी नोटबुक निकाल लें, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समझने के साथ साथ हमें सवाल भी हल करना है। और रोज की तरह जितने मैंने अपने व्याख्यान लिए हैं इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आपको नई बात के साथ साथ कम से कम 2 प्रश्न हम यहाँ कर सकें। तो पहले हमको देखना होगा कि अंशों के हरण का क्या आशय है। ये स्थिति कब एक कंपनी के समक्ष उपस्थित होती है? तो आप देख रहे हैं कि कंपनी सामान्यतः अपनी राशि कुछ किस्तों के अंदर मांगती है, और इस की भाषा में हमने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। यदि 4 किस्तों के अंदर कंपनी ने पैसा मांगा है तो पहले को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरी किस्त को बोलते हैं अलॉटमेंट, तीसरी किस्त को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और चौथी किस्त को बोलते हैं हम सेकंड कॉल। कई कंपनियां 3 किस्तों में पैसा मांगती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रमशः एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। क्लियर? तो ये हरण की स्थिति, 4 फीचर की स्थिति कब उपस्थित होगी? जब कोई अंशधारी अपने द्वारा जो उसकी देय राशि है उसका भुगतान नहीं करता है। सारे भुगतान मांग चुकी होती है, तब ये कंपनी के पास आता है कि हमने पूंजी तो पूरी बना ली है लेकिन राशि पूरी नहीं आई है। तब ये कंपनी निर्णय लेती है कि जिन अंशों पर राशि अदत्त है या अंशधारियों ने अपनी राशि का भुगतान नहीं किया है, जो उनके ऊपर देय थी, तो कंपनी ऐसे अंशधारियों के अंशों का हरण करती है। और आप ये देख रहे हैं हरण कैसे हो सकता है। सामान्यतः कंपनी जब अपने पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम बनाती है तो पार्षद अंतर नियमों में इस बात कहता है कि बकाया देय होने पर कंपनी किस तरीके से अंशों को जब्त कर सकती है, अंशों का हरण कर सकती है। अगर मान लीजिए कि कंपनी के पार्षद अंतर नियमों के अंतर्गत हरण के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, तो जैसा हम सबको मालूम है टेबल 2A सारणी 2A के अनुसार कंपनी अंशों का हरण कर सकती है। अब अंशों के हरण के नियम हमारे सामने आ गए, तो हमें आगे ये देखना है कि हरण की प्रक्रिया क्या होगी। सामान्यतः जो कंपनी का सचिव है वो उन अंशधारियों की एक सूची बनाता है जिन्होंने अपने अपने अंशों पर कुछ राशि दी है और बकाया राशि नहीं दी है। जैसे मान लीजिए आवेदन दिया लेकिन बाकी का कोई पेमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट दिया है लेकिन बाकी की दोनों कॉल नहीं दी हैं, या फर्स्ट कॉल दिया है और सेकंड कॉल नहीं दी है, तो ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाएगा और उस सूची को संचालकों की सभा के अंदर प्रस्तुत करेगा। संचालक क्या करेंगे उसके बारे में? संचालक ये तय करेंगे कि ऐसे अंशधारियों को जिनकी मांग की बकाया है अपनी मूल धनराशि के साथ साथ ब्याज का भुगतान करने के लिए उन्हें एक नोटिस देंगे, है ना।
पहले तो ये हो सकता है कि कंपनी चाहे तो उनके ऊपर दावा कर सकती है, क्योंकि जैसे ही आवेदन की राशि पर उन्होंने कुछ धन कंपनी को दिया है तो हम ये देखते हैं कि कंपनी और अंशधारियों के बीच में एक अनुबंध हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए कंपनी दावा प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं व्यवहार में कि कंपनी इसके लिए कोई दावा नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर काफी समय और श्रम और धन का अपव्यय होता है ना। तो कंपनी बजाय दावा करने के इन्हें एक नोटिस देती है, और नोटिस में इस बात का उल्लेख होता है कि यदि आप अपनी बकाया राशि ब्याज के साथ भुगतान नहीं करते हैं तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। सामान्यतः अंशधारियों को भुगतान करने के लिए 14 दिन का समय कंपनी की ओर से दिया जाता है, और यदि उस 14 दिन के बाद अंशधारी अपनी बकाया राशि ब्याज के साथ भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी इन अंशों को हरण कर सकती है। ऐसी सूचना भी उस नोटिस के अंदर रहेगी। लेकिन देखते हम ये है कि कंपनी इसके बाद एक नोटिस और देती है। क्या नोटिस देती है? यदि आप इन अंशों को बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करेगी? आपके अंशों को जब्त कर लेगी, है ना। एंट्री के पहले हम ये देखें कि और क्या प्रक्रिया के अंदर आएगा। जब दूसरे नोटिस की अवधि भी समाप्त हो जाती है तो कंपनी सचिव वापस संचालकों की सभा के अंदर ये मुद्दा रखेगा कि ऐसे ऐसे अंशधारियों को 2-2 नोटिस दिए जा चुके हैं और इसके बाद भी इन्होंने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। संचालक मंडल अपनी सभा में प्रस्ताव पास करेगा और उन अंशधारियों के अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। इसकी सूचना जो कंपनी का संबंधित अधिकारी है उसे दी जाएगी, और संबंधित अधिकारी इसका एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि इन अंशधारियों की जिनकी मांग की बकाया थी उन्होंने अपने देय राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिए इनके अंशों का हरण किया जा रहा है और कंपनी के रजिस्टर में इन अंशधारियों के नाम विलोपित किए जा रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। एक कंपनी को बकाया अंशों के ऊपर जब्त करने के पहले इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अब हम ये देखें कि जब ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है तो कंपनी अपनी पुस्तकों में इसकी एंट्री किस प्रकार से करेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि हरण की प्रविष्टि, इसको आप चाहें तो नोट कर लें, कर ही लेना चाहिए। अंशों के हरण की प्रविष्टि क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट DR। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे ड्यू की एंट्री की थी तो उसके अंदर अंश पूंजी को पूरी राशि से क्रेडिट किया था, लेकिन कॉल सिनेरियर के अंदर उतना पैसा नहीं आया था। तो जब कंपनी अपनी पुस्तकों में अंशों का हरण करेगी, जब्त करेगी, तो शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट DR जितनी राशि से नहीं आए हैं। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी अपने अंशों को जब्त कर रही है तो आप क्या करेंगे? जब्त किए जाने वाले अंशों की संख्या गुणित प्रथम याचना तक मांगी गई राशि। मान लीजिए 200 अंश जब्त कर रहे हैं और प्रथम याचना तक केवल 7 रुपए मांगे हैं, तो 200 × 7 तो कितना हो जाएगा? 1400 रुपए। और यदि सेकंड कॉल के बाद जब्त कर रही है तो आप पूरी राशि से, जितने का अंश की राशि है 10 रुपए से, 10 रुपए से इसको क्या करेंगे? आप अंश पूंजी कम कर देंगे। 2 कॉल्स इन एरियर ऑन, यहां पर आप देखेंगे कि 2 तरीके से लेखांकन किया जाता है। यदि पुस्तकों के अंदर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो आप क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन दिखा आपने, तो कॉल्स इन एरियर हम क्या देखते हैं? अलग अलग किस्तों के ऊपर है, कुछ का अलॉटमेंट के ऊपर है, कुछ का फर्स्ट कॉल के ऊपर है, कुछ का सेकंड कॉल के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? 2 कॉल्स इन एरियर ऑन शेयर अलॉटमेंट, 2 कॉल्स इन एरियर ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। क्लियर? दूसरा तरीका यह है कि यदि पुस्तकों के अंदर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है और सीधे एक एंट्री कर दी बैंक अकाउंट DR 2 शेयर अलॉटमेंट। अभी हमने क्या करा? बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 2 शेयर अलॉटमेंट। यदि मान लीजिए कंपनी अपनी पुस्तकों में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना नहीं चाहती है तो क्या एंट्री होगी? जब रुपया प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट DR 2 शेयर अलॉटमेंट। तो फिर आप एंट्री क्या करेंगे? यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। तो ये 2 तरीके हैं। यदि कॉल्स इन एरियर खोला है तो आप सीधे कर सकते हैं 2 कॉल्स इन एरियर,
पूरी राशि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल को जोड़ के इकट्ठा क्रेडिट कर सकते हैं, या कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अलग अलग कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि हमने क्या लिखा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इन अंशधारियों ने कुछ राशि का तो भुगतान किया है और कुछ राशि का भुगतान नहीं किया है। जैसे ए का एग्जाम्पल लें, हमने कल तक काफी सवाल किए हैं, उसमें उसने आवेदन की राशि दी है, लेकिन कॉल सीनियर अकाउंट उसका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यानी आवेदन की राशि कंपनी के पास है, तो वो जितनी राशि कंपनी के पास है वो कहां जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। क्लियर? तो ये क्या था आपका प्रोसीजर। एंट्री क्या करेंगे, दो तरीके हैं। तो जो तरीका आपको, अगर कॉल सीनियर अकाउंट आपने खोला तो टू कॉल सीनियर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, नहीं खोला है तो केवल टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक सवाल हल करेंगे, और आपको एक फॉर फ्यूचर की एंट्री कब करना है, जब कंपनी ने जिस स्टेज पे इन अंशों को जब्त किया है। यदि फर्स्ट कॉल के बाद जब्त किया है तो फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री की जाएगी ये, और यदि सेकंड कॉल के बाद जब्त किया है तो सेकंड कॉल के बाद की जाएगी। हो सकता है कुछ अंशों को कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद जब्त कर ले, कुछ को सेकंड कॉल के बाद जब्त कर ले, तो वैसी एंट्री करेंगे। चलिए मैं आपको एक सवाल के माध्यम से, अभी तो ये सैद्धांतिक पक्ष था, अब मैं आपको दिखाता हूं व्यवहारिक पक्ष, कि व्यवहारिक पक्ष के अंदर आप इसका व्यवहार कैसे करेंगे। तो जैसा हम देखते हैं कि सबसे पहले आप प्लीज क्वेश्चन नोट करें। क्या क्वेश्चन है ना, संक्षेप में हम क्या करते हैं, प्रश्न को नोट कर लेते हैं। गुनगुन लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 शेयर्स 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए, और संक्षेप में आप चाहें तो 50,000 शेयर्स 10+2, ये एक लाइन में इसका और शॉर्ट फॉर्म हो गया। मैंने आपको अपने पहले के लेक्चर्स के अंदर भी बताया है, यदि आप किताब देखेंगे या यही सवाल आपकी एग्जाम के अंदर आता है तो करीब करीब आधा पृष्ठ के अंदर ये सवाल की इबारत होगी। आपको क्या करना है, शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे सवाल को हल करने के लिए, उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हमने, 10,000 शेयर्स 10+2, मतलब 10 रुपए का उसकी फेस वैल्यू है, और 2 रुपए क्या मांगे कंपनी ने, प्रीमियम मांगे। नोट किया आप लोगों ने? आगे बढ़ें। यस, यस, क्या देख रहे हैं हम, एप्लीकेशंस कितनी शेयर्स के लिए आई हैं, 75,000, 75,000 अंशों के लिए कंपनी के पास आवेदन आए हैं। संचालकों ने इसका अलॉटमेंट किस प्रकार से किया है, प्रोरेटा बेसिस के ऊपर। कल हमने 2 सवाल किए थे, एक मैंने आपको होमवर्क के रूप में करवाया था। तो 70,000 जो एप्लीकेंट्स थे उन्हें आनुपातिक आवंटन किया, और शेष आवेदन पत्रों की राशि मतलब कितनी हो गई, 75 - 70, 5,000 आवेदन पत्रों की राशि कंपनी ने वापस कर दी। और देखें क्या इसके अंदर अमाउंट कंपनी ने किस प्रकार से मांगा है, अमाउंट पेएबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए आवेदन पर है। यस, 4 रुपए अलॉटमेंट पर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम कहाँ मांगी है कंपनी ने, अलॉटमेंट में मांगी है। कल मैंने आपको डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में बताया था, आज उसी को वापस दोहराते हैं। यदि कोई निर्देश या सूचना प्रश्न में नहीं है तो सामान्यतः अलॉटमेंट और डिस्काउंट का समायोजन हम किसके ऊपर करते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम का समायोजन किस पर करते हैं, अलॉटमेंट के ऊपर करते हैं। इस प्रश्न में स्पष्ट सूचना है कि प्रीमियम किस पे मांगी है, अलॉटमेंट पे। 3 रुपए कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं, तो आप समझ जाएंगे सेकंड कॉल पे कितना मांगा होगा, 12 रुपए का शेयर प्रीमियम मिला करके 2, 4, 6 और 3, 9, मतलब सेकंड कॉल के ऊपर कितना राशि होगी कंपनी के पास आना चाहिए, 2 रुपए, 3 रुपए कंपनी ने इसके ऊपर मांगे हैं। तो देखें आप टोटल 12 रुपए हो गए। ठीक है,
एक्स के बारे में सूचना है कि एक्स 800 अंशों पर केवल एप्लीकेशन की राशि ही देता है। क्या देता है? 800 पर केवल एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक। वाई के बारे में क्या कहा है? वाई 600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं देता है। ठीक, ये हम कर चुके हैं, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। जेड के बारे में दे रखा है कि जेड 500 शेयर पर सेकंड कॉल नहीं दे रहा है ना। नोट डाउन कर लें, कल तक के सवाल यही थे। आज इसके आगे हम देखते हैं कुछ नई बात होगी। यस, ये नई बात आपके सामने आई और यही अपने एक नई बात आज के लेक्चर में है। सेकंड कॉल के बाद इनके शेयर्स का हरण कर लिया। इनके अंशों को जब्त कब किया हमने? आफ्टर सेकंड कॉल। द्वितीय याचना के बाद इनके अंशों को जब्त कर लिया कंपनी ने। क्लियर? नोट कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास नोट होना जरूरी है। तो आप हर सवाल के अंदर खास खास बातें जो सवाल हल करने के लिए हमें आवश्यक हैं, उनको आप संक्षेप में नोट डाउन कर लेंगे। और हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। कल मैंने आपको बताया जब प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो हमारे पास दो कैलकुलेशन करना है। कौन कौन से? एक कैलकुलेशन करते हैं रिफंड और एडजस्टमेंट अमाउंट का, कि कितना अमाउंट एडजस्ट करना है प्रोरेटा अलॉटमेंट के सवाल में और कितना अमाउंट रिफंड करना है ना। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, यदि मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है कि जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं है, तो फिर आपको ये वाली टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोरेटा अलॉटमेंट होने पर ही हम ये टेबल बनाएंगे, अपनी 6 कॉलम वाली टेबल है ये, जिसमें पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड, कितने आवेदनकर्ताओं ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया है, ये हो गया शेयर अप्लाइड। शेयर अलॉटेड, कंपनी ने ऐसे आवेदनकर्ताओं को कितने अंश आवंटित किए हैं, वो सूचना आपको सेकंड वाले कॉलम में लिखना है। और इसके आधार पर हम बाकी के कॉलम भर लेंगे कि एप्लीकेशन मनी कितनी आई है, कितना ड्यू हुआ है, कितना एक्सेस है, और उस एक्सेस को हमें कहाँ एडजस्ट करना है। देखें आप, आपके सवाल में से सवाल की इबारत में क्या बोल रहा है? 70,000 आवेदनकर्ताओं को कंपनी ने 50,000 अंश आवंटित किए हैं। तो शेयर अप्लाइड में 70,000, शेयर अलॉटेड में 50,000, एप्लीकेशन मनी पे कितना मांगा कंपनी ने? 2 रुपए, है ना। देखें आप इबारत के अंदर आपकी, तो मैंने क्या लिखा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹2। तीसरे वाले कॉलम का संबंध किससे? पहले वाले कॉलम से। और चौथे वाले कॉलम का संबंध किससे है? दूसरे वाले कॉलम से। क्लियर है ना ये? कल भी हमने इसमें 2 सवाल किए थे। तो तीसरे कॉलम का संबंध पहले वाले कॉलम से, तो 70,000 आवेदनों पर 2 रुपए से कंपनी के पास कितनी धनराशि आई है? 1,40,000। ठीक। चौथे वाले कॉलम की राशि आएगी सेकंड वाले कॉलम के आधार पर। ड्यू, जिनको अलॉट किया उन पर ड्यू हुआ है। 50,000 आवेदकों को 50,000 इन्हें अंश आवंटित किए गए हैं। 2 रुपए से ड्यू कितना हुआ? 1 लाख। एक्सेस निकाल दें माइनस करके, 1,40,000 आया। 1 लाख इनका ड्यू था, तो एक्सेस कितना आ गया? 40,000। जिसमें देख पा रहा हूं आप में से काफी लोग सवाल को हल कर रहे हैं ना। न्यूमेरिकल और थ्योरिकल में यही है। थ्योरी में आपको सुनना है, पॉइंट नोट करना है, सवाल के अंदर आपको सारी चीजें नोट करनी है और समझनी भी है। नहीं आया समझ में तो आप मुझसे बीच में पूछ सकते हैं। 40,000 का एक्सेस है, कहां एडजस्ट होगा? ये अलॉटमेंट के ऊपर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सवाल की इबारत में देखेंगे तो संचालक मंडल ने 5,000 आवेदनकर्ताओं को कोई अंश आवंटित नहीं किए हैं। उन्होंने आवेदन कितने के लिए किया था? 5,000 शेयर्स के लिए। तो हमने क्या लिख दिया? शेयर अप्लाइड के अंदर 5,000। इन आवेदकों को कंपनी ने कोई अंश नहीं दिए हैं, तो शेयर अलॉटेड में आप क्या लिखेंगे? डैश, नील।
तीसरे कॉलम का संबंध पहले कॉलम से है, क्योंकि आवेदन करने के साथ साथ उन्होंने आवेदन की राशि कंपनी को दे दी है, कंपनी के बैंकर के पास जमा करा दी है, कंपनी के पास ये राशि आ चुकी है। कितने रुपए से? 2 रुपए से 5000 अंशों के लिए आवेदकों ने 10,000 कंपनी के बैंकर के वहां जमा करा दी है। तो कितना हो गया ये? 10,000। इन्हें हमने कंपनी ने कोई अंश आवंटित किए थे क्या? नहीं किए थे। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू में क्या हो जाएगा? डैश। अब एक्सेस कितना बचा? 10,000 माइनस कुछ नहीं, तो एक्सेस बचा 10,000। तो इसको क्या करेंगे? पैसे को वापस कर देंगे, ये हो जाएगा रिफंड। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन देता है कि जो अधिक कंपनी के पास है, इसमें से कितना हमें एडजस्ट करना है, कितना रिफंड करना है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि जिन आवेदकों को कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं, अंश आवंटित किए हैं, उनकी राशि एडजस्ट होगी, कंपनी उन्हें वापस नहीं करेगी और महीने 2 महीने बाद फिर उनसे मांगा तो उनसे कि वापस दो आप, ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या हो गया? ऑन अलॉटमेंट। और जिन आवेदकों को कंपनी ने कोई अंश आवंटित नहीं किए हैं, वो राशि क्या हो जाएगी? रिफंड, वापस कर देंगे। 5000 अंशधारियों की 10,000 क्या हो जाएगा? रिफंड। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन हुआ जो सवाल हल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा कैलकुलेशन कौन सा करते हैं हम लोग? बताएंगे आप में से कोई? कार्ल्स इन एरियर का, बिल्कुल सही। दूसरा हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कार्ल्स इन एरियर। ठीक है, कार्ल्स इन एरियर हम पहला क्या कॉलम बनाते हैं? पेएबल ऑन, कंपनी ने कितनी राशि किस पर मांगी है। इस प्रश्न के अंदर कंपनी ने एप्लीकेशन पर 2 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगे हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉल पर 3-3 रुपए मांगे हैं। तो ऐसा हमने लिख दिया, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, उसके आगे हमने क्या लिखा? पी। पी का मतलब प्रीमियम। कंपनी ने प्रीमियम किस पर मांगी है? अलॉटमेंट के साथ। तो अपने समझने के निशान क्या लगा देते हैं? पी। क्योंकि क्या ध्यान में रखना है? प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगी, प्रीमियम की राशि, और पूंजी की राशि पूंजी खाते में जाएगी। मतलब 2 रुपए का हमें अमाउंट, 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल में। और 2 रुपए से अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। इसलिए यहां इसका उल्लेख करना जरूरी है, पी। ठीक है, अब आप देखें एक्स के बारे में क्या देख रहे हैं आप? एक्स के संबंध में एक्स ने आवेदन की राशि दी है और उसके पास कितने शेयर हैं? 800, है ना। तो 800 अंशों पर ना तो वो अलॉटमेंट दे रहा है, 800 अंशों पर ना फर्स्ट कॉल दे रहा है, 800 अंशों पर सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा है। तो हमने अपने एप्लीकेशन को टिक, और 800 पर ये राशि नहीं आई है। नोट किया आपने? तो हम जाते हैं वाई के पास। वाई के बारे में क्या सूचना है? अलॉटमेंट मनी दे रहा है, लेकिन वाई के पास 600 शेयर थे। वो 600 अंशों पर ना तो फर्स्ट कॉल देता है और ना 600 अंशों पर सेकंड कॉल देता है। तो हमने वहां राशि लिख दी इसकी 600। इसके बाद देखें आप जेड के बारे में क्या सूचना है? जेड के बारे में एप्लीकेशन देता है, अलॉटमेंट देता है, फर्स्ट कॉल देता है, लेकिन 500 अंशों पर वो सेकंड कॉल की राशि नहीं दे रहा है। तो ये तो हमारे पास आ गए कि किन किन अंशधारियों ने कितने कितने अंशों पर कौन कौन सी राशि कंपनी को नहीं दी है। क्लियर? अब आप इसका टोटल कॉल सिनेरियो निकालें तो अगला जो हमें एडजस्ट करना है एंट्री के समय, वो राशि आ गई है। इसमें से आप देख रहे होंगे लाल कलर से आपको 640 है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताता हूं, है ना। वैसे तो जो विद्यार्थी कल आए वो तुरंत समझ जाएंगे ये 640 कौन से हैं। मैं आपको आगे जाके बताता हूं। आप देखते हैं 800 × 4 3200 रुपए तो होगा अलॉटमेंट के ऊपर कॉल सिनेरियर। फर्स्ट कॉल के अंदर हम क्या देख रहे हैं? 1400 × 3 4200 हो गए।
फर्स्ट कॉल के ऊपर कॉल सिनेरियर, और 1900 इंटू 3 5700 कॉल सिनेरियर किस पे हो गया आपका सेकंड कॉल पर। अब ये 640 कैसे आए, इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये जो 800 शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने आवेदन ज्यादा के लिए किया था, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर एप्लीकेशन ज्यादा थी, अलॉटमेंट कम था। जिन अंशधारियों ने 800 अंश मांगे हैं, 800 अंश जिनको कंपनी ने दिए उन्होंने आवेदन ज्यादा के लिए किया था, तो आवेदन की राशि इनके पास पड़ी है, वो कॉल सिनेरियर के अंदर नहीं आएगी। वो कैसे निकाला ये देखें आप, उसका कैलकुलेशन का तरीका। जो हमारी पिछली टेबल से देखें आप, 50,000 शेयर्स पर एक्सेस कितना था 40,000 शेयर, कितना अधिक था 40,000 रुपए का अधिक था। तो ऐसे अंशधारी जिन्होंने आवंटन पर राशि नहीं दी है, ऐसे शेयर होल्डर कितने थे, केवल अकेला एक्स, कितने 800 अंशों पर, तो 800 पर कितना आ जाएगा अमाउंट, ये 640। तो ये 640 इस प्रकार से आएंगे, कब, इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। और जो प्रोरेटा अलॉटमेंट है और अंशधारी अलॉटमेंट पर भी फेल हुआ, तो अगर मान लो अलॉटमेंट में फेल नहीं हुआ होता तो आपको ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, या प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं होता तो आपको ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूं आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इसके ऊपर। यही मेन हिस्सा है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो एंट्री आप सब लोगों को याद हो चुकी हैं, बस फटाफट हम एंट्री कर देंगे इसमें। आगे बढ़ सकते हैं हम। नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एंट्री करते हैं हम। जनरल एंट्री हमारे कॉलम है, आप सब लोगों को याद है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री किसकी करते हैं हम, आवेदन पर धनराशि प्राप्त होने की। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं समझता हूं आप में से कई लोगों ने कर ली होगी एंट्री, नहीं की है तो आप नोट डाउन कर लें इसको। टोटल एप्लीकेशन कितने थे, देखें आपकी लैंग्वेज के अंदर 75,000 एप्लीकेशन आई थी। कितना मांगा कंपनी ने, आपके प्रश्न के अंदर देखें 75,000 एप्लीकेशन, 2 रुपये मांगे हैं, तो कितना आ जाएगा कंपनी के पास राशि 1,50,000, 75,000 इंटू 2। क्लियर। पूंजी कितने की बनेगी, जितने शेयर थे, शेयर कंपनी के पास कितने थे 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए से कंपनी पूंजी कितने की बनाएगी, 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। क्लियर। अब क्या करना है, तीसरी एंट्री आपको रिटर्न की। देखें आपकी पहली वाली टेबल, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंड रिफंड अमाउंट, उसमें आप देखें रिफंड कितना बता रखा है, 10,000 रिफंड है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक कितना हो जाएगा, ये 10,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, ये 10,000 रिफंड। क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। चलो मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं, अभी जल्दी से नोट करें इसको, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, 2 प्रश्न करने का है ना। चलिए अब एप्लीकेशन के बाद फिर क्या आएगा हमारा, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। क्या ध्यान में रखना है, प्रीमियम अलॉटमेंट के ऊपर मांगा है कंपनी ने, आपने नोट किया वहां पी, मैंने इसमें लाल निशान लगा रखा है। ये लाल निशान काहे के याद दिला रहा है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के ऊपर है ना। पहली किस्त के बाद जो दूसरी किस्त रहती है उसमें कंपनी पहले क्या करती है, अपनी पुस्तकों के अंदर अमाउंट को ड्यू करती है,
बाद में अंशधारियों से पैसा प्राप्त करती है। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? पहले आप एंट्री कर लें, अमाउंट में बताता हूं आपको। कल जो हमने सवाल किए थे, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, है ना? तो ये सवाल क्या है हमारा? प्रीमियम के ऊपर है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नोट किया आपने? वेरी गुड। अब आप ये देखें, लैंग्वेज के अंदर जाएं, कितना मांगा है अलॉटमेंट में? 4 रुपए। 4 के आगे आपने क्या लिखा है? पी, मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट में है। फिर देखें आप, कितने का अंश था? 10 रुपए का। प्रीमियम कितनी है उसके अंदर? 2 रुपए प्रीमियम मांगे हैं। तो 4 रुपए के अंदर 2 रुपए प्रीमियम के हुए, तो पूंजी का कितना होगा? 2 रुपए। अब जो टोटल एंट्री होंगी, जितने कंपनी के पास अंश निर्गमित किए हैं 50,000। कितने अंश निर्मित किए हैं कंपनी ने? 50,000। 50,000 अंशों पर 2 रुपए से जाएंगे पूंजी में और 2 रुपए से कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 50,000 इंटू 2, तो कितना होगा? शेयर कैपिटल का अमाउंट 1 लाख, और 50,000 इंटू 2, ये 1 लाख किसके होंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के। राइट? आगे देखें, बैंक की एंट्री कर दें। क्या ध्यान में रखना है बैंक की एंट्री के अंदर? प्रोरेटा अलॉटमेंट है, तो इसमें से हमने कुछ राशि अलॉटमेंट पर एडजस्ट की है। किनकी? जो आवेदन पर अधिक आ गई थी। देखें आपकी टेबल नंबर 1 लिखा आपने, टेबल नंबर 1 पे 40,000, और उसका आगे क्या लिखा है? एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। ये राशि आवंटन पर समायोजित की जाएगी। तो आपको 3 खाते डेबिट करना है। अमाउंट छोड़ दें भी, आप पहले पूरी एंट्री कर लें। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट। पहले एंट्री करें, और इस एंट्री के अमाउंट निकालने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, जिसमें आपका समय भी कम लगेगा और सवाल सही होने की संभावनाएं भी पूरी पूरी रहेंगी। शेयर अलॉटमेंट हमने डेबिट किया है 2 लाख से, तो टू शेयर अलॉटमेंट को आप क्रेडिट कर देंगे 2 लाख से। अब आप देखें टेबल नंबर 2, कॉल्स इन एरियर कितना अलॉटमेंट के सामने? कितना कॉल्स इन एरियर है? देखें आप, 2,560 रुपए। वो अमाउंट यहाँ कॉल्स इन एरियर के सामने लिख दें, 2,560। अब ये 40,000 देखना आपको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 40,000 से। ये 40,000 हमें कहाँ मिलेंगे? 40,000। कैलकुलेशन नंबर 1, जिसमें हमने किस बात का कैलकुलेशन किया है? कितनी राशि वापस की है और कितनी राशि अलॉटमेंट पर एडजस्ट की है। तो शेयर अलॉटमेंट के साथ जो आपको राशि एडजस्ट करनी है वो 40,000। डेबिट किसको कर रहे हैं? ये राशि आवेदन पर आ गई थी, इसलिए शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे आप 40,000 से। 2 लाख में से आप 42,560, 42,560 कम करेंगे तो बैंक की राशि आ जाएगी 1,57,440। नरेशन इन सबके मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसलिए बार बार हम लिख नहीं रहे हैं। एग्जाम के अंदर आपको नरेशन अवश्य लिख करके आना है। वही नरेशन रहेंगे हर एंट्री में, हर सवाल के अंदर, जो हम पहले लिख चुके हैं। क्लियर? अभी हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम एंट्री करेंगे किसकी? फर्स्ट कॉल की। तो क्या करना है आपको? पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। वही एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखें क्वेश्चन के अंदर कितना मांगा है फर्स्ट कॉल के ऊपर कंपनी ने? 3 रुपए। टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी ने जो दिए थे? आवेदन नहीं देखना है, शेयर्स देखना। 50,000 इशू किए थे कंपनी ने। कितने इशू किए थे? 50,000। तो 50,000 अंशों पर 3 रुपए से कंपनी अपने यहां पूंजी कितनी ड्यू करेगी? 1,50,000। 50,000 गुणित 3, 1,50,000, 1,50,000। ओके। अब आपको बैंक की एंट्री करना है। सेम प्रोसीजर जो हमने अलॉटमेंट में किया था। पहले आप एंट्री करें, अमाउंट बाद में भरें।
इससे आपका समय भी बचेगा और सवाल सही होने की, एंट्री सही होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को कितने से क्रेडिट कर देंगे? जितने से डेबिट किया था। ऊपर वाली एंट्री में देखें आप, शेयर फर्स्ट कॉल को कितने से डेबिट किया है? 1,50,000 से। तो इसको क्रेडिट कर दें आप 1,50,000, 1,50,000। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कहां से लेकर के आएंगे आप? टेबल नंबर 2 से। देखें आप, टेबल नंबर 2 में कॉल्स इन एरियर कितना है? 4,200 है, 4,200। तो 1,50,000 में से 4,200 आप माइनस कर देंगे तो बैंक के अंदर अमाउंट आ जाएगा 1,45,800, 1,45,800। क्लियर? नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है आपको? सेकंड कॉल के ड्यू की एंट्री करना है हमको। तो देखें आप, क्या एंट्री हो जाएगी जब आप शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट कॉल के अंदर था। कारण जितनी राशि कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मांगी थी उतनी ही राशि सेकंड कॉल पे मांगी। देखें आपका सवाल, फर्स्ट कॉल पे भी कितने मांगे थे कंपनी ने? 3 रुपए। सेकंड कॉल पे भी कंपनी ने कितने मांगे हैं? 3 रुपए। तो 50,000 अंशों पर 3 रुपए से कितना हो जाएगा? 1,50,000, 1,50,000। क्लियर? अब आपको आगे करना है बैंक की एंट्री। क्या एंट्री करना है? बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर, टू शेयर सेकंड कॉल। तरीका हमारा वही, पहले एंट्री कर लें, अमाउंट बाद में लिखें। शेयर सेकंड कॉल को डेबिट किया था 1,50,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे आप? 1,50,000 से। कॉल्स इन एरियर देख लें आप, टेबल नंबर 2 के अंदर कॉल्स इन एरियर हमने निकाल रखा, कितना है वह? 5,700, 5,700। 1,50,000 में से आप 5,700 रुपये कम कर देंगे तो बैंक के अंदर कितने से डेबिट हो जाएगा? 1,44,300। ठीक है, यहां तक हम कल कर चुके थे। आगे कंपनी ने क्या बोला है? द्वितीय याचना के बाद इनके अंशों की राशि जब्त कर ली गई, अंशों का हरण कर लिया गया। तो ये मैंने लिखा है एंट्री ऑफ शेयर फॉर फीचर। आपको ऐसा सवाल के अंदर नहीं लिखना है क्योंकि हमारा पहला सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। कंटिन्यूएशन में आपकी एंट्री आ जाएंगी। क्या एंट्री होगी इसकी? अभी मैंने आपको जब इसका पार्ट बताया था तब, यस, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, है ना। वहां तो पहले आप एंट्री लिख लें, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, अमाउंट छोड़ दें आप, अमाउंट में आपको समझाता हूं साथ साथ, पहले एंट्री कर दें आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल और लास्ट में टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। पहले आप एंट्री नोट कर लें, आपको अच्छे समझाता हूं इसको ताकि आपका पूरा ध्यान फिर समझने में रहे, है ना। पहले लिखने वाला काम कर लेते हैं हम। कल से हम आज आगे बढ़े हैं इसके अंदर। यस, नोट किया आपने। अब आप ये देखें किनके अंशों को कंपनी जब्त कर रही है? एक्स वाई जेड। देखें आप टेबल नंबर 2 के अंदर एक्स के पास कितने शेयर थे? 800। वाई के पास कितने थे? 600। 800 और 600 कितने हुए? 1400। और जेड के पास कितने थे? 500। देखें आप शेयर कैपिटल
कम होगी 1900 अंशों पर। तीनों के अंशों को जब्त किया कंपनी ने, तो हमने क्या लिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट, और अपने समझने के लिए 1900। ये 1900 कहां से आए, तीनों के शेयर को हमने जोड़ लिया तो 1900 आए। कितना है कंपनी की 10 रुपए, तो इंटू 10, 19,000 से कंपनी की पुस्तकों में अंश पूंजी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने कम होंगे, 1900, और शेयर कैपिटल कितनी कम होगी, 19,000। ठीक है। अब यहां हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है, क्योंकि हमने जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा था, तो जब अलॉटमेंट की एंट्री की थी उसमें प्रीमियम को पूरा क्रेडिट कर दिया था, किया था हमने पूरा क्रेडिट। जबकि हकीकत क्या है, एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया था। पढ़ा आपने, प्रीमियम किसके साथ आई है, अलॉटमेंट के साथ आई है ना। हमने जिन अंशधारियों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब उन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया। क्लियर, क्योंकि प्रीमियम किसके साथ मांग रही है कंपनी, अलॉटमेंट के साथ। जो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो प्रीमियम भी नहीं दे रहा है, जबकि कंपनी अपनी पुस्तकों के अंदर पूरी प्रीमियम की राशि क्रेडिट कर चुकी है, किया है अलॉटमेंट के अंदर हमने। अब आप ये देखें, एक्स वाई जेड 3 शेयर होल्डर्स है हमारे पास, उसमें से अलॉटमेंट में अकेला एक्स फेल हुआ है, वाई और जेड ने दिया है अलॉटमेंट, तो उनके अंशों की प्रीमियम डेबिट नहीं होगी। तो क्या ध्यान में रखना है, अगर प्रीमियम पे सवाल है तो जो अंशधारी अलॉटमेंट पर फेल हुआ है वही प्रीमियम नहीं दे रहा है, और उसके अंशों पर प्रीमियम खाते से उतनी प्रीमियम डेबिट करनी है। एक्स के पास 800 अंश थे, 2 रुपए कंपनी ने प्रीमियम के मांगे हैं, तो 800 इंटू 2 कितने होगा, 1600 रुपए। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं 2560 अलॉटमेंट पर, 4200 फर्स्ट कॉल पर, 5700 शेयर सेकंड कॉल पर, ये अमाउंट कहां से आया है, कॉल्स-इन एरियर का अमाउंट है। कहां मिलेगा आपको, टेबल नंबर 2, जिसमें हमने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स-इन एरियर है पूरा वहां पर 2560, 4200, 5700। तो ये अमाउंट तो नोन था, है ना। 8140 जो मैंने रेट से बता रखा, ये भी एक प्रकार से नोन है, प्राप्त है। ये कौन सी राशि है, जो कंपनी को मिल गई है। ऊपर कौन सी राशि है, जो कंपनी को नहीं मिली है। जो कंपनी को राशि मिल गई है, जब अंशों को जब्त करेगी तो अंश हरण खाते में चली जाएगी। तो हमने क्या लिखा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 8140, ये इसका कैलकुलेशन है। नीचे किस प्रकार से आए 8140, देखें आप, कैलकुलेशन ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट। डेबिट का टोटल कितना है, 19,000 प्लस 1,600, तो टोटल कितना हुआ, 20,600। उसमें से क्रेडिट का टोटल कितना है, कॉल्स-इन एरियर, इसको लगा दें आप, टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 12,460। 20,600 में से आप 12,460 कम करेंगे तो वो राशि आ जाएगी जो कंपनी को मिली थी, 8,140 रुपए। ये कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। आया समझ में। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक सवाल आपका कंप्लीट हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि अपने 2 टारगेट है, अब एक थोड़ा डिफरेंट सवाल लेता हूं मैं आपसे, बड़े आगे। ये हो गया है, चलिए देखें क्या है हमारा सेकंड सवाल। फिर हमने क्वेश्चन लिया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होने का है ना। एक जैसा सवाल नहीं है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कैसा सतर्क रहना पड़ेगा, अगर बरसात के दिन है, नदी के अंदर बाढ़ आई हुई है और आप उस ब्रिज पे से जा रहे हैं तो बिल्कुल कॉशस होके जाते हैं ना, सेम टाइप की सतर्कता मुझे चाहिए यहाँ। लिखें अगला सवाल, आप नोट कर लें। जब हम सवाल नोट करते हैं तभी वो हमको समझ में आ पाते हैं।
यस, दूसरा सवाल कर्णिक लिमिटेड का है। कर्णिक लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 अंश ₹2.5 प्रीमियम पर निर्गमित किए, है ना। आप क्या लिख सकते हैं, 50,000 शेयर्स 10 प्लस 2.5, इतना भी लिख सकते हैं आप, और शॉर्ट कर सकते हैं, 50,000 शेयर्स 10 प्लस 2.5। अगली बात क्या कह रही है कंपनी, यस, ये सतर्कता चाहिए आपको। आवेदन 60,000 शेयर्स के लिए आए, 10,000 आवेदन पत्रों का अमाउंट लौटा दिया, ठीक है, नोट कर लें आप। एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000, रिटर्न 10,000, इतना करके भी आप सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000, रिटर्न कितना हो गया 10,000। ये जो मैंने आपको लिखा ना 2 लाइन के अंदर, इसको आपने 2 शब्दों में कन्वर्ट कर दिया और शॉर्ट हो गया ये। अमाउंट पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए कहाँ पर मांग रही है कंपनी, एप्लीकेशन पर। 4.5 रुपए पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 फर्स्ट कॉल पर, ₹3 सेकंड कॉल पर, है ना। और आप में से कुछ लोग इसे कन्वर्ट करना चाहें तो 4 लाइन को आप 1 लाइन में लिख सकते हैं, 3, 4.5 P, 2, 3। तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ₹3 एप्लीकेशन पर, 4.5 P, इसका मतलब प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल पर, ₹3 सेकंड कॉल पे। अंशों को जब्त करने के पहले आप देखें कितने अंशधारी कंपनी को पेमेंट करने के अंदर फेल हुए हैं। 300 अंशों पर केवल एप्लीकेशन अमाउंट आता है, कौन, P। इसका मतलब दूसरी तरीके से हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, 300 शेयर्स पर P केवल एप्लीकेशन दे रहा, तो क्या क्या नहीं दे रहा है वो सवाल में, अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, सेकंड कॉल नहीं दे रहा। ओके, आगे देखें। Q 250 अंशों पर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं देता है, ठीक। R 100 अंशों पर सेकंड कॉल नहीं देता है, ठीक। इसके हमारे बहुत सवाल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। क्या किया कंपनी ने, सेकंड कॉल के बाद इनके शेयर्स का हरण कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। यस, यहां मेरा प्रश्न है आपसे, क्या ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल है, कौन बताएगा आप में से। यस, क्वेश्चन आंसर सेशन जो लास्ट में होता है, पहले ही पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल है। हाथ खड़ा करें, बताएं आप। कोई नहीं। वापस एक बार सवाल को केयरफुली पढ़ें आप, और सवाल पढ़ करके मुझे बताएं क्या ये सवाल प्रोरेटा अलॉटमेंट का है या नहीं है। यस, कौन बताएगा ये। कोई नहीं, या संकोच कर रहे हैं आप बताने के अंदर। चलिए, ये मैं आपको बताता हूं, प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल नहीं है, क्योंकि आनुपातिक आवंटन नहीं हो रहा है। 50,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन कितनी आई हैं, 60,000 आई हैं, 10,000 वापस कर दिए, मतलब 50,000 पे 50,000 अंश आवंटित किए हैं, तो ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल नहीं है।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो और आसान हो गया ये। इस सवाल में आपको केवल कार्लसन एरियर का कैलकुलेशन करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल नहीं है। प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर हम पहले टेबल कौन सी बनाते हैं, जिसमें टेबल नंबर 1 अपन ने अपनी बोलचाल की भाषा में नाम दिया है कि कितना अमाउंट रिफंड करना है और कितना अमाउंट एडजस्ट करना है। वो कब होता है? एट द टाइम ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। इस सवाल के अंदर आनुपातिक आवंटन नहीं है, जितना एक्सेस था सारा वापस कर दिया, तो आपको केवल एक ही कैलकुलेशन करना है और वो हमारे अपने इसमें क्या बोलते हैं, टेबल नंबर 2 का कैलकुलेशन ऑफ कार्लसन एरियर अमाउंट। देखें आप, सबसे पहले अमाउंट पेबल के बारे में बता दें। 3, 4.5, 2 और 3। प्रीमियम किसके ऊपर है? अलॉटमेंट के ऊपर है, तो आप नोट कर लें। पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4.5, उसके आगे हमने क्या लिख दिया? पी। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, सेकंड कॉल के ऊपर 3 रुपए। कार्लसन एरियर निकाल लें आप। पहले देखें पी के ऊपर बारे में। पी क्या कह रहा है? 300 शेयर्स पर वो केवल एप्लीकेशन दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है? क्या क्या राशि नहीं दे रहा है वो। अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल नहीं दे रहा है। ओके, आगे देखें क्यू के बारे में। नोट करते जाएं इसको आप। क्यू क्या कर रहा है? एप्लीकेशन दे रहा है, अलॉटमेंट दे रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल नहीं दे रहा है। ओके, इसके बाद आप आर के बारे में दे रखें। वो तीनों दे रखा है, लेकिन क्या नहीं दे रहा है? 100 अंशों के ऊपर सेकंड कॉल नहीं दे रखा है। तो टोटल कार्लसन एरियर निकाल लिया हमने। 300 अंशों पर अलॉटमेंट नहीं आया, 4.5 रुपए से कुल कितना हो गया कार्लसन एरियर? 1350 रुपए। कोई कठिनाई नहीं, एकदम सरल सवाल हो गया ये तो। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स के ऊपर है? 550 शेयर्स के ऊपर, 2 रुपए से 1100 का कार्लसन एरियर, और 650 अंशों पर 3 रुपए से 1950 का कार्लसन एरियर। अलॉटमेंट का सब जो है ये प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट नहीं है, तो 1350 में से हम जो पिछले सवालों में माइनस करते थे उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब सीधे सीधे आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री कर देंगे, और जनरल एंट्री एकदम आसान। अब तो आपको बहुत सारे सवाल करवा दिए मैंने, आपको याद हो ही गई होंगी। फटाफट इनको कर दें आप। बैंक अकाउंट डीआर, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हम कहते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड है। 60,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं, देखें आप। और एप्लीकेशन पे कितना मांगा कंपनी ने? 3 रुपए। 60,000 अंशों पर 3 रुपए से कितना हो गया? 1,80,000, 1,80,000। दूसरी एंट्री आप कैपिटल की कर दें, क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, 2 शेयर कैपिटल, ये इशूड शेयर से की जाती हैं जो अंश कंपनी ने निर्गमित किए हैं। कितने अंश कंपनी ने? 50,000, है ना। जहां आपने लैंग्वेज लिखी है वहां देखें आप, 50,000 इंटू 3 तो कितना हो गया? 1,50,000। प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं है, तो आप रिटर्न की एंट्री कर दें सीधे। 1,80,000 आया, कैपिटल में ट्रांसफर किया 150, तो एक्सेस कितना था? 30,000, है ना। क्योंकि हमने वो एक्सेस वाली टेबल नहीं बनाई है, तो इसी से आप निकाल सकते हैं। 180 माइनस 1,50,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना था? 30,000। इसे हमने क्या कर दिया? कंपनी ने रिफंड। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। स्पीड बढ़ गई होगी वो आपके, बहुत सारे सवालों की एंट्री हो चुकी है। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है मुझसे भी आगे जा रहे हों, और जाना भी चाहिए। प्रैक्टिस आपका यही बताती है। शेयर अलॉटमेंट को करें आप। क्या ध्यान में रखना है? पी जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के ऊपर है, तो हमेशा आप पहले एंट्री करें, अमाउंट बाद में भरें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 बातें देखना इसके अंदर, टोटल अंश कितने हैं? हाँ,
50,000। कंपनी ने कितना मांगा अलॉटमेंट के ऊपर, आपके सवाल की इबारत में जाके देखें, 4.5 रुपए। ठीक है ना, 4.5 में से प्रीमियम कितनी है, 2 रुपए 50 पैसे। तो 4.5 में से 2.5 रुपए प्रीमियम का हुआ तो पूंजी का कितना कहलाएगा, 2 रुपए। तो 50,000 अंशों पर 2 रुपए से आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ₹1 लाख, 1 लाख रुपए। ये आपका अमाउंट आ गया। तो पहले एंट्री, देन फिल अप द अमाउंट। 50,000 अंशों पर 2 रुपए से 1 लाख रुपए पूंजी में जाएगा और 50,000 अंशों पर प्रीमियम कितना मांगा, देखें आपकी इबारत में, 2.5 रुपए। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो 1,25,000 कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। और इस एंट्री के अंदर आप देखेंगे केवल अकेला कॉल सीनियर है, क्योंकि इसमें प्रोरेट अलॉटमेंट नहीं है। प्रोरेट अलॉटमेंट नहीं है, इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट नहीं है, जो हम पिछले सवालों में करते आ रहे थे, इस सवाल में नहीं होगा वो। तो क्या हो जाएगी, सीधी सीधी एंट्री, बैंक अकाउंट DR, कॉल सीनियर अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट। पहले एंट्री करें, एंट्री के बाद अमाउंट। शेयर अलॉटमेंट को हमने ड्यू किया था 2,25,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे आप, 2,25,000। कॉल सीनियर का अमाउंट कहाँ से देखना हमको, कॉल सीनियर का अमाउंट देखना आपको टेबल से। कितना बता रहा अलॉटमेंट के सामने टेबल, 1,350। 2,25,000 में से 1,350 माइनस कर दिए तो बैंक के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,23,650। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना आपको, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा, 2 रुपए। तो 50,000 अंशों पर कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। इसके बाद ये बैंक की एंट्री हो जाएगी, 1,100 का आप कॉल सीनियर माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना आ जाएगा, 98,900। ठीक, अब आप आ जाएं शेयर सेकंड कॉल के ऊपर। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, 50,000 अंशों पर 3 रुपए से कितना हो जाएगा, 1,50,000। बैंक की एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट DR, कॉल सीनियर अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल 1,50,000 से डेबिट किया था तो क्रेडिट भी कितने से, 1,50,000 से। कॉल सीनियर का अमाउंट देखें आप टेबल से, 1,950 है, तो बैंक में कितना हो जाएगा, 1,48,050। और उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री होगी, क्या दिया सवाल के अंदर निर्देश, द्वितीय याचना के बाद इनके अंशों का हरण कर लिया। यही इस सवाल के अंदर नई बात है। तो आप देखें हरण की एंट्री क्या हो जाएगा, ये मैंने लिखा है आपको, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि आपको लिखना नहीं है, कंटिन्यूएशन के अंदर ये प्रविष्टि हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, टोटल तीनों के अंश कितने हो रहे हैं, 300, 250 और 100, 650 अंश हो रहे हैं। अंश की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 650 इंटू 10, 6,500 से क्या करेंगे आप, अंश पूंजी कम हो जाएगी। राइट, यहां मैंने आपको बताया था कि जो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है। और कंपनी ने प्रीमियम की राशि किस पर मांगी है, अलॉटमेंट के साथ मांगी है। तो हमने प्रीमियम अब पुस्तकों के अंदर पूरी क्रेडिट कर दी थी, तो जितने अंशों पर प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट DR किसके शेयर्स थे, P के, कितने अंश, 300 रुपए पर 2.5 रुपए से कितना हो जाएगा, 750। और बाकी का आपके कॉल्स जो अपना कॉल सीनियर का अमाउंट तो भर दें, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। और इसको निकालने का तरीका डेबिट माइनस क्रेडिट के माध्यम से आप क्या निकाल लेंगे, शेयर फॉर फीचर का अमाउंट। कैसे, जैसे मैंने बता रखा है, ये आपका टोटल 6,500 प्लस 750 कितना हो रहा, 7,250 हैं जो पूंजी में कम किए हैं। इसमें कॉल सीनियर कितना था, 4,400, तीनों को आप जोड़ेंगे तो 2,850 वो राशि है जो कंपनी के पास आ गई थी। तो ये राशि क्या कहाँ जाएगी,
शेयर फॉर फीचर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके साथ ये जो मेरा आज का टारगेट था कि मैं आप लोगों को 2 सवाल करवा चुका हूँ, तो मैंने 2 सवाल आपको करवाए हैं, ये है ना। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी तकनीकी टीम है उनके सदस्यों को भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी सहायता से मैं अपनी बात आप तक प्रस्तुत कर सका हूँ। यदि कोई कठिनाई है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना, वरना आपके कॉलेज में जो विद्वान प्रोफेसर हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यदि मुझसे कुछ पूछना चाहें तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिन पर आप मुझे नोट करवा सकते हैं, और ये मेरा ईमेल आईडी है। यस, अब आप पूछ लें यदि कोई प्रश्न हो तो। कोई डाउट नहीं? चलिए, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।